गुड मॉर्निंग बेटे। कल मैं व्याकरण पढ़ा रही थी। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य किसे कहते हैं पढ़ा दिया था। वाक्य के अंग कितने होते हैं पढ़ा दिया था। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कल पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जिसमें 8 भेद में हो गया विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, है ना। ये 8 वाक्य आज मैं 8 वाक्यों को एक्सप्लेन करूंगी। वाक्य भेद को। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक, माने क्रिया काम हो रहा है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्रिया को सामान्य रूप से माने ऐसे जनरल वे में जैसे किया जा रहा है उसे कर रहे हैं हम, तो उसको विधानवाचक। जैसे चंद्रकांत ने पूजा की, उमाकांत रसगुल्ले लाया, रमाकांत पुस्तकें लाया, शशिकांत कार्यालय जाएगा, महेशकांत खाना बनाएगा, ये राम पढ़ाई कर रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, राम ने रावण को मारा। जनरल वे, वो सामान्य वे होता है, सामान्य रूप से क्रिया का सामान्य रूप से होने और करने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या है, क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, इसलिए उसको हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। विधानवाचक वाक्य यानी इम्परेटिव सेंटेंस। आपको क्या होगा, या तो वाक्य का परिभाषा पूछेगा, नहीं तो कोई वाक्य दे देगा और उसको पहचानने को बोलेगा कि ये कौन सा वाक्य है, किस टाइप का वाक्य है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध हो, यानी कोई प्रश्न हम किसी से कर रहे हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रही हो, से जिन वाक्यों से प्रश्न करने का भाव का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहा जाता है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न पहचान इसका है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब उस वाक्य में जुड़ा होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश क्या कर रहे हो, वह कार्य किसने किया, युगाद्या तुमने कितने दोहे याद कर लिए। जैसे है क्या अनिरुद्ध प्रसाद विमल पुनसिया पहुंच गया, संभव को लाने कौन गया है, तुम्हें आपकी सुनीता पुस्तक किसने दी, मीरा बांका किसके साथ जाएगी, संभावना किस कक्षा में पढ़ती है। यानी इसकी पहचान है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। मैंने कब होता है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी पहचान है प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे जुड़ा होता है, उससे हम प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का आभास होता है। उसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक बोध हो। जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने का, माने कोई काम है वो नहीं होना है, नहीं होने का भाव का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्यों से कार्य न होने का, पहचान इसका है मत, न, नहीं, इसमें मत लगा होता है, न लगा होता है, नहीं लगा होता है, कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उसने खाना नहीं खाया, वो प्रतिदिन घूमने नहीं जाता, तुम खेलने मत जाओ। जैसे सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा, दर्जी ने कमीज नहीं सिली, वर्षा नहीं हुई, मोनू की नौकरी नहीं लगी, मोनिका पढ़ नहीं रही। ये सब क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। किसमें, इसमें क्या है, क्रियाओं द्वारा कार्य के न होने के भाव का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है निगेटिव, और इसकी पहचान होती है मत, न, नहीं, मन इसमें लगा होता है, नहीं, मत, न, ये सब लगा होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्यों को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिस वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है। माने कोई तुमको अपना विश देता है ना, कुछ भी विश करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा नहीं, दूसरे की इच्छा, दूसरे का विश होता है, तो उसमें जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो,
भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकारो। आप शीघ्र स्वस्थ होकर कार्य पर जाएं। दोनों परिवारों में पहले सा प्रेम स्थापित हो। काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। निराला पुस्तक मिलने पर बधाई। माने ये सब क्या है, दूसरे की इच्छा है। दूसरा अपना इच्छा आपके प्रति प्रकट करता है, विश जो बोलते हैं प्रकट करता है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। जिन वाक्यों में इच्छा और कामना, कोई चाहत का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस, क्योंकि कोई आज्ञा देता है। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश, निवेदन आदि का बोध हो, माने खाली ये नहीं कि ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, किसी को अनुमति दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, सब आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, जैसे हम बड़े को से कोई प्रार्थना करते हैं, छोटे को हम आज्ञा देते हैं, उपदेश आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम यहीं बैठकर पढ़ो, उन्हें उसमें आज्ञा होता है, आदेश होता है, अनुरोध होता है, अनुमति होता है, इसको हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे पुस्तकालय में बातचीत मत करो, या फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, जाइए जल्दी कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हम लोग नहीं बोलते बड़ों को हमारी प्रार्थना स्वीकार, कृपया सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। ये सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि इन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध होता है, इसीलिए इन्हें आज्ञावाचक या ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य होता है डाउटफुल सेंटेंस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाउट। इसका पहचान है हो सकता है, आशा है, शायद, क्योंकि संदेह होता है, कार्य के प्रति संदेह और संभावना होती है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद वर्षा हो, संभावना व्यक्त हो रही है, पिताजी को के साथ संभवतः नीरज भी आए। जैसे हो सकता है वह आज आ जाए, क्योंकि उम्मीद किया जा रहा है, संभावना व्यक्त किया, शायद आज मेरा दोस्त आए, ये भी संभावना है कि कल की छुट्टी हो। तो इसमें क्या है, संदेह और संभावना प्रकट किया जा रहा है, इसीलिए इसको संदेहवाचक वाक्य। जैसे वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि शायद एयर मार्शल LK वर्मा हो, विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वह सड़क शायद गुड़गांव तक जाएगी, पिताजी के साथ संभवतः छोटा भाई भी आए। तो जहाँ संभावना और संदेह का बोध हो, वहाँ उसको संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसकी पहचान है हो सकता है, आशा है और शायद। हो सकता है, आशा है और शायद इसकी पहचान है। उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य उसे कहते हैं, इसको कहते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस, इंडिकेट करता है, इसलिए इसको इंडिकेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, जिन वाक्यों में क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो, जिन वाक्यों में क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। यानी कह सकते हैं जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, माने एक क्रिया है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, जैसे पिताजी अभी आते तो होता ना, क्या अच्छा होता, उतना ही खाओ जितना पचा, माने एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जिन वाक्यों में माने एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, कहा जाता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या एक क्रिया दूसरी क्रिया की तरफ संकेत करती है, उसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गीत सुनाएगी, यदि मालिक पैसे देता तो राशन खरीद लेता, यदि करोड़पति प्रतियोगिता जीत जाऊं तो विशाल मंदिर बनवाऊं, अगर रुपये होते तो पुस्तकें और कॉपियां खरीद लेता, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। ये सब क्या है, संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि इनमें
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद आता है विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य प्रकट करना। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना इंटरजेक्शन, उसी तरह विस्मयवाचक इंटरजेक्टिव सेंटेंस। विस्मयवाचक वाक्य को क्या कहते हैं? इंटरजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव का व्यक्ति हो उसे विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्य। आश्चर्य कैसा हो सकता है? खुशी से भी आश्चर्य होता है, डर से भी आश्चर्य होता है, घृणा से भी आश्चर्य होता है, शोक में भी आश्चर्य होता है। तो उसको हम लोग विस्मय, जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य, या एक और नाम है इसका उद्गारवाचक वाक्य का, माने हृदय का उद्गार व्यक्त किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, माने अचानक दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट, वाह शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, छी यहाँ तो बदबू ही बदबू है। उसे सावधान, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। राम राम, बूढ़े ने पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया। उफ गर्मी है कि तपता रेगिस्तान। अरे कमलेश तुम कब आए, वाह अद्भुत दृश्य। तो इसमें क्या होता है? विस्मय सूचक चिन्ह या बोलते हैं एक्सक्लामेशन का मार्क लगा होता है। इसको हम कहते हैं इंटरजेक्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? विस्मयवाचक की उसकी इन वाक्य के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है, उसे हम विस्मय सूचक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना इसको जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं उसको आठों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसको याद करिएगा और पहचानिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आए कि सेंटेंस दे दे बोलता है पहचानने कोई कौन सा है, कौन सा वाक्य किस तरह का वाक्य है। तो आप लोग को इसको पहचानने को सीखना पड़ेगा। यही है, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 प्रश्न। इस प्रकार मेरा व्याकरण का सिलेबस ख़त्म हो गया। लेखन में थोड़ा बाकी है, वो मैं पढ़ाऊँगी, और बाकी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़िए, और कोई डाउट हो तो पूछिए, कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछिए।